हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल में। अगर मान लीजिए एक सेल हम बनाते हैं यहाँ पे, तो इस सेल के अंदर ये जो सेंट्रली लोकेटेड जो स्ट्रक्चर है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस को अगर आप थोड़ा सा जूम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक और स्ट्रक्चर ऐसा देगा कि भाई ये ऐसी एक इसमें बाउंड्री प्रेजेंट है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और क्रोमैटिन फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्मिक रीजन भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। तो इस पार्ट को अपन कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे बाय फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, देयर हिस्ट्री, एवरीथिंग। किसने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियोलस के बारे में किसने बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर present inside the cell, okay, and that structure is what firstly discovered by that particular structure is firstly discovered by Robert Brown in the root cells of an orchid plant और ऑर्गेनिज्म के इसमें ऑर्चिड में इन्होंने रूट सेल्स में, ऑर्चिड के रूट सेल्स में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया। ओके, एंड फर्दर एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसे बोलते हैं जे हैमरलिंग। इन 1953 ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गे द एसिटाबुलारिया, एंड इन्होंने प्रूव किया कि न्यूक्लियस का रोल हेरिडिटी में क्या होता है। मैंने क्या बोला कि जो हैमरलिंग है, हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया एसिटाबुलारिया के ऊपर, और उन्होंने प्रूव किया कि रोल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। ओके, फर्दर ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, having a dense protoplasmic body which controls all kind of cellular metabolism। हर तरह के सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीनोम भी प्रेजेंट होता है किसी भी सेल का इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये कैपेबल है हेरिडिटी के लिए, इज एबल टू ट्रांसमिट द सेम इन द नेक्स्ट जनरेशन। Means what? The material, suppose that this is the nucleus, this is not a kind of cell, this is nucleus, it is double membranous body, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर हैं इसे हम कहते हैं कि ये है क्रोमैटिन फाइबर। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, दिस इज नथिंग बट द जीनोम ऑफ द सेल। कहीं कहीं आपको ये जीनोम भी लिखा रह सकता है, दिस इज व्हाट द जीनोम ऑफ सेल। और जब ये सेल डिवीजन को जाएगा, व्हेन इट अंडरगोज सेल डिवीजन, देयर ऑकर्स द डबलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, डबलिंग ऑफ दैट क्रोमैटिन, और जिसे जीनोम कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डबल होगा, और फर्दर जो दो न्यूक्लियस बनेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस के पास ये क्रोमैटिन प्रेजेंट होंगे। तो और ये ऐसा मान लीजिए दिस इज व्हाट द सेल। ओके, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये न्यूक्लियस नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा और वो पास होगा। इसीलिए कहा जाता है, ये जे हैमरलिंग ने हेरिडिटी का जो रोल होता है न्यूक्लियस का, उन्होंने एसिटाबुलारिया को लेकर के इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, फर्दर दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मास्टर सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं इसे। This is called as master cell organelle because it controls all kind of cellular activity occurring inside the cell. Okay, and जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ अनडिवाइडिंग सेल इज ऑफन कॉल्ड इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, जब उसका डिवीजन नहीं हुआ होता है, तो उसे कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ये एब्सेंट रहता है, और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, जैसे सम सेल्स कंटेन न्यूक्लियस व्हेन दे आर यंग, बट
further it gets degenerated when the cells gets matured. As for example, sieve tube in case of plants and RBC in case of mammals. They are anucleated cells. They does not having any kind of nucleus. They are also called as enucleated cells. Okay, anucleate or enucleate, you can use both the terms here. Okay, and as I told you, in case of prokaryotes, the nucleus is primitive. They have the primitive nucleus, or we can say that true nucleus is absent in case of prokaryotic cells. Right? Here is the structure of nucleus. So this is what the black structure is what called as nucleolus, and here is the pores. ये पोर कैसा है, इस तरह का जो इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा जो है ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप इज व्हाट द कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स, एंड दिस इज व्हाट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेनस है. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेनस है, और बीच में इनके पोर्स प्रेजेंट होते हैं. बीच में ये दिस इज व्हाट द पोर्स, जहाँ से मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. एंड हियर इज द न्यूक्लियोलस, and inside that is what the plasmic content called as a nucleoplasm. Okay, so we will deal everything in detail in this video. Fine. Next here is generally there is किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये वैरी कर सकता है, कहीं एक भी होंगे, कहीं दो भी होंगे, कहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं. मतलब देयर मे बी the presence of a single nucleus, there may be two nucleus or more than two as well. Okay, so when the number of nucleus is 1, they are called as uninucleate. उसे क्या कहेंगे, uninucleate कहेंगे. और अगर न्यूक्लियस का नंबर 2 है, then in that case they are called as binucleate. और अगर ज्यादा है तो उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं. फाइन. सो यूनिन्यूक्लिएट व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 1, बाइन्यूक्लिएट व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 2, एंड मल्टी न्यूक्लिएट व्हेन द नंबर ऑफ nucleus is more than 2. So here, so depending upon the number of nucleus, the cells may be uninucleate, binucleate और multinucleate. तो जब मल्टीन्यूक्लिएट की कंडीशन होती है तो वो कैसा होता है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस है, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, दे गेट फ्यूज टुगेदर, एंड बाय द फ्यूजन, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक तो ये केस हो सकता है जिसमें कि मल्टीपल ये न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जाए. यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड हुआ और सेल डिवाइड नहीं हो पाया, तो इस केस में भी ये मल्टीपल न्यूक्लिएटेड सेल कहा जा सकता है, या बाइन्यूक्लिएटेड सेल हो सकता है. या फिर कई बार होता है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं बाद में ये आपस में फ्यूज कर जाएं. हर किसी के पास न्यूक्लियस है और इनका न्यूक्लियस बाद में फ्यूज कर जाए, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये जो रिजल्टेंट सेल है, that particular cell is having more than one nucleus, these are multiple nucleated cell, and these kind of cells are called as syncytium. Okay, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि either by the fusion of many cells, this is the condition, जब कई cells वहाँ पे divide हो जाएंगे, और the number of nucleus in a cell may also increase due to the failure of septum formation. सेप्टम क्या है, एक वॉल कह सकते हैं. अगर मान लीजिए ये जो केस है, इसमें अगर एक ऐसा वॉल क्रिएट हो जाता है, तब जाकर के ये दो सेल्स बन जाएंगे और दोनों सेल के पास एक एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाए या सेप्टम के फॉर्मेशन नहीं हो पाए. इन सो ड्यू टू दैट दे रिजल्ट इनटू द बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स. एंड एग्जांपल आप सिनोसाइट्स का केस ले सकते हैं, जहाँ पे सेप्टम के फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे न्यूक्लियस के नंबर एक से ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, फर्दर हम इसे ये कह सकते हैं कि जो शेप होगा न्यूक्लियस का, द शेप एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस
वैरीज विद द टाइप एंड फंक्शन ऑफ द सेल। कहीं पे ये राउंडेड भी हो सकता है, कहीं ओवल भी हो सकता है, और कहीं ये डिस्क लाइक भी हो सकता है। मतलब न्यूक्लियस का कोई एक शेप नहीं है, यहाँ पे उनके शेप चेंज हो सकते हैं। फाइन। फर्दर आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को आप मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसा? जैसे एक मैं एक सेल बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, थोड़ा इसको अलग तरीके से बनाते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से बेटर वे में समझा सकूं। मैंने फाउंडेशन कोर्स में भी न्यूक्लियस को मैंने बताया है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस को अलग कलर से बताता हूँ। ओके, हियर इज द न्यूक्लियस। ओके, अब मैं इस न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा। ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। ये डबल मेम्ब्रेनस दिखेगा आपको, और डबल मेम्ब्रेनस दिखने के बाद यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे, और उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ। ये देखिए जो बना है, अभी जो बन पाया है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर पोर होगा। क्या होगा? इस गैप को हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। और दिस इज व्हाट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, फर्दर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोलस। इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, एंड हियर इज द क्रोमैटिन। ओके, एंड इसके अंदर जो ये प्लाज्मिक कंटेंट है, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज व्हाट द, ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं जो कि इसको राउंड करके है, भर के है, मानिए ऐसा जो है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो पूरा जिसमें साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। आप इसे तोड़ सकते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को आप जब ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म को जब आप ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बनेगा, मतलब वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर इस डायरेक्शन में आप चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, फिर उसके बाद जो आपको अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म का, फिर मान लीजिए न्यूक्लियोलस मिल सकता है, फिर मान लीजिए आपको ये, शायद ये कलर विजिबल नहीं हो रहा है बेटर वे में, मैं ब्लू कलर लेता हूँ। ये फर्स्ट जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड जो है वो न्यूक्लियो प्लाज्म, जो थर्ड मैंने यहाँ पे लिया है ये स्ट्रक्चर इज व्हाट न्यूक्लियोलस, और जो फोर्थ पार्ट है मैं यहाँ पे क्रोमैटिन को दे रहा हूँ, ये है क्रोमैटिन। ये स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटिन है। ओके, सो वी डील एवरीथिंग इन डिटेल इन द सेम वीडियो। फर्दर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या जिसे आप न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलेमा, और दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज कैरियोथिका। ये इसके मल्टीपल नेम आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको इसके नाम मिलेंगे। जितने आप रेफरेंस बुक चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ नेम्स आपको मिल सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर membrane है, it forms the envelope of the nucleus and present in all kind of eukaryotic nuclei except during the late prophase। जब प्रोफेज का स्टेज होता है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स का बना होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। अब मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, एक और मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो गैप है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस गैप को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये आगे जाकर के ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो अब दो मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो होगा दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, है ना। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है इज व्हाट कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और पेरी न्यूक्लियर कैविटी भी आप कह सकते हैं। फर्दर
ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस पर्टिकुलर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर यूनिट मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा फॉर्मेशन, मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ फिगर में बना रहा हूँ, तो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच वो होता है, एंड इन समटाइम्स having they are also attached with cytoplasmic ribosomes, ATS के, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में ATS राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में 70S प्रेजेंट होता है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं तो वो यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होंगे, दे कैन नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो कहीं कहीं किसी कंडीशंस में ये ATS राइबोसोम के साथ भी अटैच होते हैं। तो जो इनका इनर सरफेस होता है इज वेरी स्मूथ एट बोथ द सरफेसेस, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय पोर्स। जैसा मैंने बताया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आगे की स्लाइड्स हम देखते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट द इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो गैप आपको दिख रहा है इज व्हाट द न्यूक्लियर पोर। ये जो पूरा डेंस फ्लूइड दिख रहा है ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर में, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पे देखिए ये राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये राइबोसोम को आप ATS राइबोसोम्स के साथ कह सकते हो कि ATS राइबोसोम के साथ अटैच है ये। और यहाँ पे ये जो डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। बाकी क्रोमैटिन रीजन्स जो हैं, तो क्रोमैटिन में यूक्रोमैटिक रीजन्स एंड हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड यूक्रोमैटिक रीजन्स आर वेरी रेप्लिकेशनली एक्टिव, दे कैन परफॉर्म रेप्लिकेशन, बट हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स दे कैनॉट परफॉर्म रेप्लिकेशन, दे आर रेप्लिकेशनली इनएक्टिव। ओके, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये बीच में दो मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये व्हाइट स्ट्रक्चर इज व्हाट द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये बाहर की तरफ से ये जो पार्ट है ये आप कह सकते हैं कि ये है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, एंड हियर इज द फॉल्स न्यूक्लियस, जिसको कह सकते हैं कैरियोसोम। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एज वेल, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, शायद नहीं ही पूछता है। ओके, so this is what the complete structure of the nucleus, the inner membrane. When we start from outside, this is the outer membrane, this one is the inner membrane, the nuclear pores, the nucleoplasm, the ribosomes, the chromatin and the nucleus, which is very important part present inside the nucleus. Okay, further जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर ओपनिंग के बाद न्यूक्लियर पोर जो होता है। न्यूक्लियर पोर के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियर पोर भी कुछ चीज़ें होती है, और वो जो न्यूक्लियर पोर है ये न्यूक्लियस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है विच फर्दर फेवर्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। Okay, and these nuclear pores are can be called as nuclear opening or pores। जो pores interrupted मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि ये इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय पोर्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज व्हाट इंटरप्टेड बाय पोर्स, एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर ओपनिंग और पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ओके, they maintain the continuity between nucleocytoplasmic region, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब ये मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है। ये जो पार्ट है इज व्हाट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल न्यूक्लियस। तो ये पूरा जो पार्ट अभी मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ ये पूरा क्या है, दिस इज व्हाट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर का ये जो पोर्स होते हैं दे मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन न्यूक्लियो, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रीजन। ओके, फर्दर these nuclear pores are plugged by a cylinder of protein जिसे आप annulus कहते हैं, and both collectively called as pore complex। nuclear pores are plugged in a cylinder of protein materials which is called as annulus, जिसको आप collectively you can call as pore complex। the passage of ions and molecules are also regulated by the ions, the annulus simply regulates the passage of ions as well as small molecules। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ आयंस में भी हेल्प करते हैं, ये mRNAs को भी परमिट करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस से बाहर जाएं और फिर ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि mRNA इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।
So this particular nuclear pores permits mRNA to move out of the nucleus into the cytoplasm. तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ इसके अंदर mRNA के फॉर्मेशंस होते हैं। और मैं इसको फिर से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे mRNA बना है, तो ये mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, तभी जाकर के यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स बने हुए हैं, ये राइबोसोम्स, शायद थोड़ा सा फिगर मैंने गलत बना दिया, क्योंकि राइबोसोम कभी भी साइटोप्लाज्म से बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमारे फिगर में ये बाहर चला गया था। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ अभी कि ये mRNA है। मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ, येलो कलर से इसको भी यूज करता हूँ मैं। ये mRNA अब बाहर आ रहा है, तो बाहर जब ये mRNA आएगा तो वहीं पे मान लीजिए राइबोसोम जो प्रेजेंट है, ये राइबोसोम से आके मैच करेगा। ये राइबोसोम से मैच करेगा इन द सेंस वो अटैच करेगा, और आफ्टर दैट अटैचिंग यहाँ से प्रोटीन्स के फॉर्मेशन होंगे। तो ये न्यूक्लियर पोर ही ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, फर्दर ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इज अ नेटवर्क ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स and intermediate filament that is present just inside the inner nuclear membrane. Inner nuclear membrane के एकदम अंदर में present होता है, जिसे आप nuclear matrix कहते हैं, and it is a network of acidic proteins as well as some kinds of intermediate filaments, जिसको आप it is also called as fibrous lamina और nuclear lamina भी कह सकते हैं। and this forms attachment site, very important point here, this forms attachment site for telomeres during leptotin stage of meiotic prophase 1। इस पॉइंट को समझने के लिए आप मेरे जो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे बताया है, जिसमें कि मैंने सेल डिवीजन कंप्लीटली कवर किया है, आप उसको लेप्टोटीन जो एक स्टेज है, ये प्रोफेज 1 मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का एक स्टेज है, जहाँ पे टेलोमेयर्स में अटैच करने में ये काफ़ी फेवर करता है, ये न्यूक्लियर लैमिना। ओके, अब ये न्यूक्लियोलस के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है भाई। ये एक सेल ऑर्गेनेल है इनसाइड द, एक स्ट्रक्चर है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको सबसे पहले फोंटाना ने डिस्कवर किया था। एंड द टर्म न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय द बोमैन। द टर्म न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय बोमैन। ओके, बोमैन ने टर्म न्यूक्लियोलस दिया था। फर्दर it can be spherical, dense, colloidal, acidophilic body, मतलब acid loving, which remains attached to a special type of chromosome, this having a specific position called as nucleolar organizing region. In short, you can say it as NOR or secondary constriction. Here is what the secondary constriction मैं आपको बताऊंगा, जिससे जब मैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से मैं बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और ऐसा बन गया है, तो आप इसे कह सकते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, तो ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये वेरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन देयर सिंथेटिक एक्टिविटी, वो कितनी एक्टिविटी कर रहा है इसके बेसिस पे। एंड फर्दर न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ द 4 region. The one is called as granular, fibrillar, amorphous matrix and nucleolus associated chromatin. तो जो granular region है, the term indicates ये granules हैं। किस चीज, कौन से granules के बने हुए हैं भाई? It is made up of ribonucleoprotein granules. It is made up of ribonucleoprotein granules. It is made up of ribonucleoprotein granules. जो ग्रैनुलर रीजन है न्यूक्लियोलस के अंदर, वो बने होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैनुलर्स। फाइब्रिलर रीजन फाइब्रिल्स। ओके, तो ये लॉन्ग प्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग प्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स, जिसे आप न्यूक्लियोलोनेमा कह सकते हैं, विच यू कैन कॉल एज न्यूक्लियोलोनेमा। amorphous region, it is thin and less dense region होगा। और जो न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमेटिन होगा, यहाँ पे इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइब्रिल्स। एक पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स कहेंगे एंड इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स कहेंगे। तो जो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, मतलब पेरीफेरी, यहाँ पे पेरी जो टर्म आ रहा है मतलब पेरीफेरी से रिलेटेड है, पेरीफेरल न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स
along the periphery of nucleolus, जो मान लीजिए अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, तो ये पेरिफेरी के साथ इसके अटैचमेंट फाइब्रिल्स के होंगे। और इंट्रा न्यूक्लियर का जो होगा, इट पेनिट्रेट्स इनटू द न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स, अंदर की तरफ मान लीजिए ये पोजीशन में बना रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे, मतलब इनसाइड द ये। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर ढंग से मैं बता पाऊँ कि इस स्ट्रक्चर को, मान लीजिए कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं अभी जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो जूम करने के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर आया, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आया। तो जो पेरीन्यूक्लियर होगा ये पेरिफेरी के साथ होगा, ये पेरिफेरी के साथ अटैच होगा। लेकिन जब इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन की बात होगी तो ये इनसाइड द मैट्रिक्स की तरफ कुछ ऐसे पोजीशंस आएंगे, ये जो फाइब्रिल पार्ट होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर, और जो पेरिफेरल रीजन में है इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो इनके जो डीएनए होंगे, इट्स डीएनए इज कॉल्ड एज राइबोसोमल डीएनए विच हेल्प्स इन द synthesis of ribosomal RNA as well as ribosomal units. It is very important point, आप इसे बच्चे याद रखेंगे। न्यूक्लियोलस खत्म होने के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म की बात आती है, जिसे आप न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ग्रेनुलर सब्सटेंस होता है, और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस में भरा होता है। न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रेनुलर सब्सटेंस which is known as nuclear sap or nucleoplasm, or it can be also called as karyolymph. Okay, nucleoplasm जो है ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का, लिपिड्स का एंड मिनरल्स का। और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, जो डीएनए एंड आरएनए होंगे, विच इज वेरी एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स से इनका एसोसिएशन होगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही। अगर मैं बोलूँ कि जो न्यूक्लियोलस है कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्रोमेटिन फाइबर है कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर एंजाइम्स इंक्लूड, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, और भी कई तरह के जैसे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा, ये रेप्लिकेशन में फंक्शन करता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में फंक्शन करता है, वो आरएनए के स्ट्रैंड्स फॉर्म करने में हेल्प करता है, एडिशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड्स। और जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में, लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these all are present in case of nucleoplasm. Now coming to the chromatin, they are the hereditary part of the nucleus, we all know this, and it occurs as uncondensed network of filament or fine threads जिसे कह सकते हैं, जो कि during prophase stage of cell division ये ऑर्गेनाइज करता है खुद को इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यही जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये फर्दर क्रोमोसोम फॉर्म करता है। अब इसमें दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स एंड यूक्रोमेटिन। अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन रीजन की अगर बात करते हैं तो ये डार्क स्टेन लेता है ड्यूरिंग इंटरफेज, और जेनेटिकली इट इज इनएक्टिव एंड हाईली कंडेंस्ड रीजन विथ टाइटली पैक्ड डीएनए। यहाँ पैकिंग ऑफ डीएनए जो होती है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था ना कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स हैं, दे आर replicationally inactive। लेकिन जो यूक्रोमेटिक रीजन्स हैं दे आर रेप्लिकेशनली, मैं शॉर्ट में आर लिख रहा हूं, रेप्लिकेशनली एक्टिव। ठीक है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स में। यूक्रोमेटिक रीजन्स जो हैं दे कैन परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन, दे कैन परफॉर्म रेप्लिकेशन एज वेल एज। ओके, और ये जो यूक्रोमेटिक रीजन्स हैं दे टेक्स अ वेरी लाइट स्टेन, वो बहुत कम स्टेन लेते हैं। स्टेन मीन्स कलर। जब आप कलर करते हो इंटरफेज स्टेज पे तो ये बहुत कम स्टेन लेते हैं। एंड दिस पोर्शन इज जेनेटिकली वेरी एक्टिव and very rich and loosely packed DNA. So
in this lecture we are done with the structures present inside the nucleus and everything, and in further lectures we are going to discuss about the chromosomes. So I think कि आपने completely समझ लिया होगा न्यूक्लियस के बारे में. हमने यहाँ से न्यूक्लियस को स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, वो मैंने बताया. नंबर के बेसिस पे यूनी बाय एंड मल्टी न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया. उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको मैंने बताया कि भाई आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, वो एक्सचेंज में फंक्शन करता है. आउटर मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, इनर मेम्ब्रेन से वो अटैच नहीं होता है. और फिर मैंने न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियोलस के बारे में बताया किसने डिस्कवर किया, और बोंटाना ने न्यूक्लियोलस टर्म भी बताया. उसमें कितने रीजन्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ग्रैनुलर, फाइब्रिलर, एमॉर्फस मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमेटिन्स के रीजन्स मैंने आपको बताया, और वहाँ पे वो क्या जनरली वो एक्वायर करते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन्स के बारे में भी लास्टली मैंने आपको डिस्कस कर दिया. सो नाउ वी आर डन विद द न्यूक्लियस. सो बच्चे, मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप स्टडी पे फोकस कीजिए. अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे बता सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.